जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना अस्रोही। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय यादव और आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, क्योंकि 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बयानबाजियां हो रही हैं और खासतौर से क्योंकि संभल में जब से वो मंदिर का राज खुला है उसके बाद से बावड़ी भी वहां पर निकली और अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के हम देख रहे हैं कि मंदिरों के रहस्य खुल रहे हैं और इसी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। ऊपर से आग में घी डालने का काम किया आरएसएस प्रमुख के उस बयान ने, लेकिन मुखपत्र में जो उनका ऑर्गेनाइजर है उसमें कुछ अलग जो राय दिखाई दी उसके बाद से तो इस पर मुझे लगता है कि और रार छिड़ गई है। देखिए, सवाल सीधे तौर पर वंदना आपका यह है कि क्या 2027 में मंदिर मस्जिद का मसला ही चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है? तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा सरकार के हिसाब से जो काम हो रहा है या फिर जिस तरीके से संभल का मामला आया, इसके अलावा ज्ञानवापी का मामला है, अयोध्या मामला तो था ही था, लेकिन इन सब के अलावा जो कृष्ण जन्मभूमि का मसला है, ये सारे अगर कंपाइल कर दिया जाए, मिला दिया जाए, जिसके मामले भी कोर्ट में चल रहे हैं, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि माहौल किस दिशा में जा रहा है और जो तैयारियां चल रही है 2027 विधानसभा चुनाव की, वो आखिर किस दिशा में, किस आधार पर, किस लीग पर चलाई जाएंगे। अखिलेश यादव इस पर बयान देते हैं कि भाई जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है और ये सरकार जानबूझकर यहां पर मंदिर और मस्जिद के विवाद को भड़काना चाहती है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। लेकिन अगर धरातल पर जो चीजें हैं उसको अगर देखेंगे आप, तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि देश की दिशा चाहे जो भी रही हो 2024 चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन 2027 में जो यूपी सरकार है उसकी दिशा अलग होती दिखाई दे रही है। और एक बड़ी बात यह है कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा पहले हमने देखा खूब छाया रहा और उसके बाद ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और लोकसभा इलेक्शन भी अगर जीते हैं तो राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर रहा। लेकिन अब राम मंदिर के बाद जो तमाम मंदिरों का ये सिलसिला शुरू हुआ है उसमें विपक्ष का ये कहना है कि खुदाई अभियान आपने छेड़ दिया उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये भी नजर आता है कि जो असल मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों की बात हो, ये तमाम मुद्दे विधानसभा के बाहर तो आप बैनर पोस्टर लेकर बैठ जाते हैं, खूब हल्ला करते हैं, लेकिन उसके बाद ये मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, मतलब ये गायब हो जाते हैं। और फिर यही मुद्दा एक मंदिर का जो सामने आ रहा है, भले ही आप योगी को कितनी बार भी घेरेंगे, अखिलेश यादव का अगर जिक्र करें तो वो जितनी बार भी उसको हाईलाइट करेंगे उतनी बार वो मुद्दा मुझे लगता है कि उनके पक्ष में जाएगा। कि विपक्ष अगर ये मसला उठाता है कि देश में और भी मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं, सरकार उस पर क्यों नहीं फोकस करती? सीधा सवाल है कि बीजेपी की जो राजनीतिक लकीर रही है, नहीं, बीजेपी की जो राजनीतिक लकीर रही है वो क्या है? वो साफ तौर पर धार्मिक आधार पर अगर राजनीति होती तो बीजेपी का वो पिच है बीजेपी की और उसको वो बेहतर तरीके से खेल लेती है। इन मुद्दों को लेकर आएंगे तो मुद्दा ही भटक जाएगा और योगी सरकार ये जानती है कि इससे बड़ा सत्ता में वापसी का कोई दूसरा अस्त्र है ही नहीं। यही कारण है, देखिए, मोहन भागवत एक तरफ कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, लेकिन योगी सरकार या फिर सरकार की तरफ से जो दिशा है वो साफ तौर पर यह दिखाती है कि भाई हमें अपने पौराणिक इतिहास को जानने का अधिकार है। जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था वो देश की जनता को जानने का अधिकार है। इन सब के अलावा तमाम जो पुराण हमारे कहते हैं, संभल का अगर जिक्र किया जाए, वहां पर कि कल की अवतार होने वाला है। इसके पहले औरंगजेब की तरफ से जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया था, जिस इलाके में ये सारी चीजें हैं, जामा मस्जिद का निर्माण किया गया, उसके प्रमाण मिलते हैं। और बीजेपी के पास ये तो सही है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बहुत दूर का सोचकर चल रहे हैं। वो दूर का सोचकर इसलिए 27 का प्लान तो जरूर हो सकता है कि इसके आधार पर यूपी की राजनीति सेट कर दी जाए और दिशा तय कर दिया जाए चुनाव की। लेकिन बीजेपी के ही अगर विनय सहस्त्रबुद्धे का बयान सुनेंगे या फिर कुछ और नेताओं का बयान सुनेंगे, वो एक कहते हैं कि ये तो अंगड़ाई है, यानी एक तरह से पुनर्जागरण है। जैसा कि यूरोप में हुआ था, एक वक्त ऐसा आया था कि एक घटना घटी थी, उसके बाद सारा यूरोप की पूरा नक्शा ही बदल गया था। जो भौगोलिक नक्शा है इंसानों को लेकर, वो पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई दिया था। लोगों ने फिर अपने इतिहास को जानना शुरू किया। तो राम मंदिर तो शुरुआत हुई थी, लेकिन राम मंदिर के बाद मंदिरों के इतिहास किस तरीके से दफन किए गए थे, चाहे बाबर नामा में कुछ लिखा हो, चाहे औरंगजेब के वक्त का हो, चाहे इसके पहले 700 ईस्वी के दौर की बात की जाती है जब यहां पहला मुगल एक तरह से जो मुसलमानों का आक्रमण हुआ था, उस इतिहास को देखा जाए तो भाई इतिहास तो हिंदुस्तान में हिंदुओं के पक्ष में था। हमारे मंदिर थे, मठ थे, तमाम चीजों को नष्ट किया गया। यही बात तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि आप अगर कहीं पर भी आप शुरू कर देंगे खुदाई करना तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा अवशेष मिल जाएगा, कोई ना कोई चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश मोहन भागवत किस बयान से चीजें अलग हैं, अलग है। मोहन भागवत कह रहे कि राम मंदिर तक इस आंदोलन को खत्म करिए। योगी सरकार वो नहीं चाहती है। योगी सरकार ये जानती है कि अगर वहीं तक खत्म कर देंगे तो आगे की राजनीति कैसे होगी। बीजेपी के नेता भी कहते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि कई धर्माचार्यों की तरफ से कहा गया कि आरएसएस के प्रमुख वो हैं, आरएसएस को संभालें।
हमें इस बात को लेकर गाइड ना करें, तो ये रास्ता पूरा तय कर लिया गया कि आरएसएस प्रमुख जो कहते हैं उससे मतलब साधु नहीं है। संत हैं वो तो इस बात से खुश हैं, और जो तमाम हम मथुरा में भी देखते हैं कई ऐसे पुजारी हैं और जो प्रवचनकर्ता भी हैं जो प्रवचन देते हैं, वो भी कहते हैं इस बात को कि उत्तर प्रदेश में सही दिशा में काम चल रहा है। लेकिन ये जो मसला है मंदिर मस्जिद का, मुझे लगता है कि हिंदुओं से जोड़कर भी इसको, क्योंकि वो यूनाइट रहे। एक तो जो नारा योगी आदित्यनाथ का खूब बुलंद हो रहा है, अलग अलग पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जगह जगह आपको पोस्टर अभी भी मिलेंगे, ना बटेंगे तो कटेंगे। और ये बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो हिंदुओं पर वहां पर जो हिंसा हो रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जोड़कर कनेक्ट करके देखा जा रहा है कि आप हिंदुओं को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो धर्म विशेष के लोग हैं उन्होंने किस तरह से कब्जे अभी भी किए हुए हैं, आपके जो धार्मिक चीजें हैं, जो आपकी आस्था से जुड़े हुए केंद्र हैं, उनको ढक दिया गया, उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया, अतिक्रमण कर लिया गया। और इसीलिए जो बुलडोजर अभी अलग अलग जगह पर चल रहा है उत्तर प्रदेश इन में, बयानों को वंदना अगर आप खुद देखिए, जितने बयानों का जिक्र आप कर रही हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या राजनीतिक लकीर खींचती है? ये साफ तौर पर दिखाती है कि धार्मिक तौर पर आपको एक होना पड़ेगा। इसके पहले 24 चुनाव से पहले 80 बनाम 20 वाला नारा था। प्रधानमंत्री बार बार बोले हैं एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। और बांग्लादेश का मसला तो अलग है ही है। बांग्लादेश से शुरुआत होती है समझिए, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो एक तरह से कहा जाए कि एक फील्ड सजाई जाती है, वो संभल अपने आप में हो जाता है। अब आपको एग्जांपल देने के लिए बांग्लादेश नहीं जाना पड़ेगा। अब आपको ये दिखाना है कि देखिए जो संभल में हुआ है, 47-45 साल पहले का इतिहास उठाकर देख लीजिए। यहां पर मंदिर हुआ करते थे, तमाम धार्मिक स्थल हुआ करते थे। 47 साल में एक दंगा होता है और दंगे के बाद संभल में किस तरीके से स्थितियां बदल दी जाती है। यानी संकेत है कि जहां इनकी संख्या यानी मुसलमान समुदाय की संख्या बढ़ेगी, वहां पर अपने आप अनसेफ होते जाएंगे, आपके लिए खतरा बढ़ जाएगा। और योगी सरकार ये मैसेज देना चाहती है। कुल मिलाकर जो हमारे पीछे ये लाइन लिखी है, ये इसीलिए लिखी गई है कि राजनीतिक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन एक और मसला है, ये है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस वक्त का जिक्र किया जा रहा है, इसको लेकर 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं और इसमें साफ तौर पर यह देखिए, अब अगर ये इस मामले पर सुनवाई होती है और मामला हिंदू पक्ष के फेवर में आता है, तो वंदना ये हिंदुस्तान में बहुत कहा जाए कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने की तरफ इशारा होगा। क्योंकि उसमें जो हिंदू पक्ष की याचिका है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी भी शामिल हैं, इनकी तरफ से कहा गया है कि अगर जो 1947 में, चूंकि 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी, बाबरी मस्जिद विवाद के बाद, राम मंदिर विवाद के बाद ये पूरा मामला उठा था और रथ यात्रा रोकी गई थी। उसके बाद देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। लेकिन उसमें था कि जितने भी 1947 यानी राम मंदिर को छोड़ दिया जाए, देश की आजादी के वक्त जैसे धार्मिक स्थल थे, जो जहां पर पूजा कर रहा था, जो जहां पर नमाज कर रहा था, भाई वही स्थिति होनी चाहिए, देश में विवाद ना हो। लेकिन जो याचिका दाखिल की गई है, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चैलेंज किया गया है, उसमें हिंदू पक्ष ने कहा कि ये कैसे हम मान लें। आप सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो 1717 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और उसके आने के बाद मंदिरों को तोड़ा गया था। तो भाई 47 क्यों आप बाउंड्री लाइन खींच रहे हैं? इसको 717 ले जाइए। 717 आने के बाद अगर आप सोचिए, अगर ये हिंदुस्तान में हिंदू पक्षों की तरफ से कोर्ट का फैसला आता है, चाहे बाबर के दौर की बात हो, चाहे उस समय की सरकार ने ये इसलिए किया क्योंकि उस वक्त जो स्थिति तनाव उसको संभालने के लिए, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है, ये हिंदू पक्ष का कहना है। बिल्कुल, लेकिन अब ज्ञानवापी के केस में भी आप देख लीजिए, मुस्लिम जो पक्ष है उसके पास केवल एक ही दलील होती है, वो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और अगर ये खत्म हो गया तो बाकी जगह पर भी जो विवाद चल रहा है, चाहे ईदगाह की बात कर लें, चाहे मथुरा में हम जो बात कर रहे हैं, वो सब वहीं पर आकर अटक जाएगा। एक चीज मैं बात को कंप्लीट करता हूं, समझिए ना कि बीजेपी को एक तीर से सारे निशाने साध लेगी। वो वर्शिप एक्ट या फिर मथुरा या फिर जो है कि ज्ञानवापी मसले पर जाना ही नहीं। अगर 1717 वाला नियम लागू हो जाता है तो उसके बाद कहानी खत्म है। जितने मंदिर हैं उनका निर्माण ही यहां पर नहीं हुआ था, यानी जितने मंदिर वो सभी मंदिर, जितने मस्जिद हैं वो सभी मंदिर हैं, क्योंकि तब तो इस्लाम यहां पर आया नहीं था, इस्लाम इन्हीं के साथ आया था। और उसके पहले जितने धार्मिक स्थल थे, या तो वो जैनी मंदिर थे या बौद्धिस्ट मठ थे या फिर हिंदू मंदिर हुआ करते थे। तो बीजेपी ने अभी की नैरेटिव जो सेट किया है वो अभी के हिसाब से नहीं, अगर वो 1500 साल पीछे जा रही है तो अगले 1500 साल का रास्ता आगे साफ करती दिख रही है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। विवाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। अखिलेश यादव यही तो बात करें कि आप कहां खोदेंगे? मामला कोर्ट का है, कोर्ट का भले ही है, कोर्ट में अपना चलता रहेगा, लेकिन बाहर जब तक कोर्ट में मामला सुलझेगा तब तक तो यहाँ बहुत सारी स्थितियां खराब हो सकती हैं। अब चीजें रुक गई हैं वंदना।
कोर्ट ने अभी जल्दी ही इस बात को लेकर आदेश दिया है कि जब तक वर्शिप एक्ट पर हम सुनवाई कर रहे हैं तब तक किसी भी कोर्ट की तरफ से, चूंकि ये जितने सर्वे के आदेश दिए जा रहे हैं निचली अदालतों की तरफ से दिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया है कि इस तरीके से जितने भी याचिकाएं आ रही हैं, आप निचली अदालतें उस पर सुनवाई ना करें, किसी भी सर्वे का आदेश ना दें, किसी भी तरीके से फैसला न दें, क्योंकि 1991 वर्शिप एक्ट को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन तय करेगा उसके आधार पर अपने जितनी याचिकाएं हैं उसकी दिशा खुद तय हो जाएगी, उसकी गाइडलाइन तय हो जाएगी। तो बवाल यही मचा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर इतिहास पुनर्गठित किया जा रहा है, पुनर्लिखा जा रहा है, तो फिर 1717 से पहले का देखा जाए, वरना 1947 की बाउंड्री लाइन तय ना की जाए। ये अपने आप में विवादित मामला है। दूसरा, बीजेपी के नेताओं ने ये कह दिया कि धर्मगुरुओं ने कह दिया कि भाई हमारे मंदिर थे, हमें अपने इतिहास जानने का अधिकार है। आरएसएस प्रमुख जो भी बोल लें, लेकिन ये लाइन उस पर चरितार्थ हो जाती है। आपने लेकिन ये कहा कि ये तो बीजेपी की पिच है और ये बात सही है, लेकिन विपक्ष जितनी बार भी सवाल उठाएगा उतनी बार काउंटर अगर आप करेंगे तो मामला उनके पक्ष में ही जाता हुआ दिखेगा। लेकिन विपक्ष के पास इस वक्त मौका है कि वो इस मुद्दे को डायवर्ट कर सकता है। आपने गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की बात की थी, आपके पास बहुत सारे मुद्दे, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा है। आपने देखा राहुल गांधी किस तरह से लोगों के बीच जाते, महिलाओं के बीच, गृहिणियों का पूरा वीडियो बनाते हैं, कैसे बजट बिगड़ गया है, महंगाई के तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष अगर चाहे, लेकिन मजबूत वो विपक्ष में एकजुटता नजर नहीं आती है और यही खामी बीजेपी उसको खेल लेती है। एक चीज और, एकजुटता अगर आती तो परिवर्तन हो सकता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और दूसरे पार्टियों ने कांग्रेस मजबूत हो रही है उत्तर प्रदेश में, असर हुआ। लेकिन एक चीज और देखिए, धर्म असल में कहा जाता है अफीम होता है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा। जितने मिडिल ईस्ट की कंट्री इस वक्त आपस में उलझ रहे हैं, वो क्या लैंड के लिए उलझ रहे हैं? नहीं, वो मंदिरों, वो मस्जिदों को लेकर उलझ रहे। जो इजराइल है वो लड़ रहा है अपने यहूदियों के आत्मसम्मान को लेकर, अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर। इन सब के अलावा जो वहां पर मस्जिद है उसको लेकर दूसरे कंट्री लड़ रहे हैं। सवाल है कि धार्मिक तौर पर ये उथल पुथल पूरे दुनिया में हो रही है, तो हिंदुस्तान उससे अछूता कैसे रह सकता है? बांग्लादेश की जो अभी नैरेटिव वहां पर गढ़ा गया वो भी तो यही है, हिंदुओं को क्यों प्रताड़ित किया? क्योंकि इस्लामिक तौर पर वहां कई देशों का निर्माण ही इसी आधार पर हुआ है। तो धर्म ऐसी चीज है जो अफीम के तौर पर होती है। अगर इस मुद्दे को, जैसा आप कह रहे हैं कि डाइवर्ट किया जा सकता था, 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, 14 से लेकर 24 हो जाता है, 25 हो जाता है, 10 साल की सत्ता के बावजूद विपक्ष ना एकजुट हो पाता है। महंगाई जाहिर सी बात है बढ़ी है, सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, खाने पीने की चीजें बढ़ी हैं, दाल के दाम बढ़े हैं, तेल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बजाय महंगा होता चला गया। हर एक चीज आपको, और नौकरियां नहीं मिल रही। क्या देश के मुद्दे जनता को नहीं पसंद हैं? लेकिन मुद्दों से इतर जब भी धर्म का जिक्र होता है तो लोग सीधे कहते हैं कि इस सरकार के साथ हमें जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का जहां मामला आता है सीधे कहते हैं इस इलाके में हमें परेशानी हुई थी, हमें तो यहां जाना चाहिए। सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। बहुत सारे बयान आपने बीच में देखे होंगे, ऐसे बयान आते थे कि भाई हमारे पास कुछ ना रहे थे, फिर भी हम वोट इन्हीं को देंगे। ये हमारे सबसे अच्छे शेर पालते हैं वो वाला कि खर्चा भी करना पड़ेगा, तमाम मीम्स भी बनते हैं। देखिए, जागरूकता आनी चाहिए, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन राजनेता जानते हैं कि हमें किस मुद्दे पर वोट लेना है। और धार्मिक तौर पर बीजेपी जब से उभरी और जब राम मंदिर वाला आंदोलन हुआ, बीजेपी के लिए सबसे प्लस पॉइंट ही यही था, यही लकीर थी जिसमें चलकर बीजेपी सत्ता तक यहां मजबूत हो पाई है। लेकिन क्या बीजेपी इस बात को छोड़ देगी? और देश के, और मुझे लगता है कि योगी फैक्टर एक बहुत बड़ा सिक्का है, मास्टर कार्ड है। देखिए योगी, और दूसरी चीज ये कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की खूब कोशिशें हुई, योगी तो मजबूरी बन गए ना धर्म का। जब जिक्र होगा योगी आदित्यनाथ को कैसे आप पीछे छोड़ेंगे? देखिए, इस बात को लेकर दो चीजें हैं। एक तो ठीक है, अंदर से बातें आती हैं कि भाई नरेंद्र मोदी और क्या नाम है योगी में आपस में खींचतान चल रही है, सेंटर और राज्य में नहीं बन रहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने केंद्र का रास्ता तय करने का एक आखिरी रास्ता है 2027 में। नरेंद्र मोदी सपोर्ट करें या ना करें, अमित शाह सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन योगी को यह प्रमाणित करना है कि 27 का चुनाव जीतकर अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो सिर्फ उनके चेहरे पर। और उत्तर प्रदेश में तीसरी बार लगातार कोई मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ अगर लेगा तो उसका कद इतना बड़ा होता है कि अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देश की जनता खुद उसको देखने लग जाती है। तो अगर 27 में वापसी करनी है मुख्यमंत्री के तौर पर और केंद्र की राजनीति की तरफ उनको रुख करना है, तो यूपी में न सिर्फ बहुत बड़ी फतेह करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी जीत हासिल करनी पड़ेगी, बल्कि एक नैरेटिव सेट करना पड़ेगा जो अगले 15 साल केंद्र में काम आए। खुद को प्रूव किया है अभी तक, और हर बार जब उनकी अग्नि परीक्षा हुई है, हालांकि शुरुआत में कहा गया था कि अनुभव नहीं है इनके पास, कैसे सरकार चलाएंगे, लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में योगी के बगैर जीत पाना बहुत मुश्किल है पार्टी के लिए। और बीच में जो सुगबुगाहट हुई भी थी कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, कोई और बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा करना मुमकिन इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि आरएसएस का भी बहुत अच्छा बैकग्राउंड
माना जाता है कि आरएसएस का बहुत सपोर्ट है योगी आदित्यनाथ को। लेकिन अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ये अगला इलेक्शन भी लड़ा जाएगा, और क्योंकि एक विकल्प के तौर पर, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री का एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ, और हमने जब इलेक्शन भी हम दिल्ली में भी इवन कवर करते हैं तब भी लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को लोग पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो अब योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये बड़ी परीक्षा होगी कि किस तरह से वो आगे खुद को प्रूव करते हैं। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है मंदिर बनाम मस्जिद, और अखिलेश यादव तो खूब चुटकियां ले रहे हैं जब से आरएसएस प्रमुख का वो बयान सामने आया। कह भी चुके हैं कई दफा, देखिए कि इस बार 27 में बाबा को मठ भेजेंगे, यानी योगी जी को मठ भेज देंगे। और मठ भेजने का मतलब ये है कि 27 में वो हार रहे हैं और उनको गोरखपुर वापस जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या योगी के अंदाज से ये लगता है, ये जितनी ठीक है, ये तो इतिहास जरूर है, इस बात को लेकर कोर्ट भी तय करेगा, उस पर टीका टिप्पणी करना किसी भी राजनेता या हम सबके लिए सही नहीं है क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन ये जरूर है कि जितना मंदिर अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, देश में 11 बड़े मसले हैं मंदिर मस्जिद को लेकर, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि जिनमें से 7 अकेले यूपी के हैं। 7 अकेले यूपी के हैं। आप सोचिए कि अगर छोड़ दिया जाए 2-3 मामले, एक कर्नाटक का है, एक मध्य प्रदेश का है और एक दिल्ली का मसला है, एक राजस्थान का मसला है अजमेर शरीफ का, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो 7 मसले यूपी के हैं और सब 2-3 साल के दरमियान, ज्ञानवापी को छोड़ा जाए तो सब 2-3 साल के दरमियान किए गए। यानी नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि 2027 का चुनाव इसी आधार पर होगा। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजें, सुरक्षा व्यवस्था, तमाम चीजें आप कहते रहिए विपक्ष के तौर पर, लेकिन देश की जनता और यूपी की जनता के माइंडसेट में अगर ये तय कर दिया गया कि ये हिंदू मुस्लिम इलाका है, हिंदू मुसलमान अगर एक जगह हैं तो वहां पर जो मस्जिद बनी है उसके नीचे मंदिर हो सकता है, तो अपने आप वोट की दिशा बदल जाएगी। और ये सरकार जानती है, मुझे लगता है कि उस दिशा में ये काम है। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जब खुलकर कहते हैं कि वो 80-20 वाला जो फॉर्मूला है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए जो योगी सरकार की ओर से भी तमाम योजनाएं चल रही हैं, उसका इम्पैक्ट भी नजर आता है। ये बात बीजेपी के तमाम नेता भी एक्सेप्ट करते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका वोट बीजेपी को जाता है, और इसीलिए क्योंकि जब वो 3 तलाक वाला कानून, उसके बाद से बीजेपी को एक बड़ा वोट बैंक मिला है। और हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में शुरुआत से ही हालांकि मुद्दा रहा है, लेकिन बीजेपी ने इसको कितने अच्छे से भुनाया। विपक्ष के पास वो दम नहीं, क्योंकि वो एम फैक्टर आ जाता है, और इसीलिए क्योंकि अब पीडीए का फॉर्मूला लेकर आया अखिलेश यादव, तो वो उसी आधार पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि कुछ समय के लिए आपने लोकसभा में देखा कि वो कामयाब हुआ, लेकिन विधानसभा इलेक्शन में आप उसको कैसे कामयाब कर पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बड़ा सवाल है। देखिए, पीडीए फैक्टर नो डाउट लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को संजीवनी दे गया और बहुत बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि बंद करने के लिए। योगी आदित्यनाथ ये भी जानते हैं कि अगर अखिलेश यादव इस समीकरण को बिठाने में सेट रहे तो चुनौतियां बढ़ जाएंगी उनके लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल है वो अखिलेश यादव के पीडीए पर भारी पड़ सकता है। मेरे बहुत सारे लोग ऐसे, मैं खुद आजमगढ़ के रहने वाला हूं, लेकिन कई ऐसे जो परिवार हैं जो पश्चिमी यूपी में रहते हैं या मुस्लिम बहुल इलाके में रहते हैं, अगर उन परिवारों से आप बात करेंगे तो वो कहते हैं कि भाई योगी जी के आने के बाद कानून व्यवस्था के नाम पर यह हुआ कि हमारी बेटियां अब स्कूलों तक जाती है, कोचिंग सेंटर तक जाती है तो सेफ होती हैं। उनका यह कहना होता है कि इस इलाके में माहौल इस तरीके से मुस्लिम वाले इलाके में था, मुस्लिम बहुल इलाकों में, जहां पर हमें डर लगता था, भय लगता था। लेकिन इस सरकार के आने के बाद वो चीजें बदल गई हैं। अगर ये लोगों के माइंडसेट में घर कर गया है तो अखिलेश यादव पीडीए का समीकरण बिठाते रहे। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग नजरिए से वोट डाला जाता है। अखिलेश चुनौती दे रहे हैं, मजबूत नेता के तौर पर, बड़ी पार्टी के तौर पर उनकी पार्टी नो डाउट देश में खड़ी है इस वक्त, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ की लकीर पर जाकर चुनौती देना, ये बहुत बड़ी अपने आप में अखिलेश यादव के लिए चुनौती है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो हाथरस भी गए, संभल भी जाने की पूरी कोशिश की, बाद में पीड़ितों से मिले भी, लेकिन मुझे लगता है कि वो दम विपक्ष में नजर नहीं आता है। वो उतनी सख्ती से और उतनी मुखरता से उस मुद्दे को नहीं उठा पाते हैं। या तो आप कह लीजिए कि बीजेपी पहले से जानती है कि इनकी रणनीति आगे क्या होगी, उसको इसके बाद अब लाइव सेशन को धीरे धीरे हम समाप्त करने की तरफ चलेंगे, लेकिन ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आपका है। अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं सिर्फ यूपी में जो वाकई में विपक्ष दिखते हैं, मजबूत नेता है, मजबूत पार्टी है, पार्टी का काडर भी है। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस का आप जिक्र करिए, बीएसपी का जिक्र करिए, बीएसपी की एक विधानसभा सीटें नहीं निकलती हैं, जिससे किसी वक्त पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती चलाती थी। कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में 70 के दौर से हटी है, उसके बाद कभी यहाँ पर अच्छे नंबर तक नहीं यहाँ तो एक अलग होड़ नजर आती है ना कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में कि मुख्य विपक्षी पार्टी कौन बनेगा। नहीं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, लेकिन आप
राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, इस जुगत में लगे हुए हैं। हाथरस जब वो गए और पीड़ितों से मुलाकात के बाद जो माहौल उन्होंने बनाया, संसद में भी मुद्दा उठाया, प्रियंका गांधी भी इस पर खूब मुखर होकर बोली कि एक महिला चेहरा भी है, महिला सुरक्षा की बात भी हो रही है। तो ये कोशिशें यहाँ पर मुझे लगता है कि आपस में उसके लिए सीट चाहिए ना, बनते नहीं है ना। यूपी विधानसभा चुनाव में सीट चाहिए, सीट तो चाहिए। जब सीट आपके पास नहीं है, विधानसभा में आपके नंबर नहीं, तो विपक्षी नेता कहां से बन जाएंगे? और समाजवादी पार्टी के पास वो नंबर है। हाँ, लेकिन ये जरूर है, राहुल गांधी जैसा आप बता रहे हैं, चूंकि भाई दोनों सीटें रायबरेली अमेठी यूपी में ही आती हैं, यहां से पूरे देश के भीतर मैसेज भी देना होता है। दूसरा ये है कि कौन सी पार्टी चाहेगी कि देश में अगर वो नेशनल पार्टी के तौर पर है तो यूपी जैसे राज्य में वो अछूता हो जाए। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन चूंकि सबसे बड़ा उनके सामने अगर रोड़ा कोई है तो वो अखिलेश यादव हैं। पूरी कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो कभी मुलायम सिंह यादव के साथ शिफ्ट हो गया था, अखिलेश मतलब मुलायम सिंह यादव को। अब चूंकि समाजवादी पार्टी खुद वहां पर बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस के लिए ऑप्शन कहां बचता है? हालांकि कोशिश की बसपा की ओर से भी कोशिश अब की गई है, वो जो अंबेडकर वाला जो मुद्दा भी हाईलाइट हुआ था अमित शाह को लेकर, वो भी विपक्ष ने खूब बनाया। खुद मायावती ने भी इस पर बोला कि पश्चाताप उनको करना चाहिए। ये लेकिन थोड़े दिन ये मुद्दा हाईलाइट हुआ, डॉक्टर अंबेडकर वाला मसला बहुत बड़ा है, खत्म हो गया। लेकिन जो असल फैक्टर है मुझे लगता है मंदिर मस्जिद अब दिखाई। बिल्कुल, अंबेडकर वाले मसले पर देखिए, बीएसपी की तरफ से आप कह रही हैं, बीएसपी की तरफ से पीसी करने से ये नहीं हो जाता है कि आप डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब, लेकिन उनके बयान को बाकी विपक्षी नेताओं ने खूब उठाया, क्योंकि अंबेडकरवादी राजनीति करती वो आई हैं। हाँ। लेकिन जमीन पर चीजें कैसी हैं? जमीन पर दूसरी पार्टियों ने उसका मौका उठाया, फायदा उठाया। कांग्रेस पार्टी संसद में लड़ गई, समाजवादी पार्टी सड़कों पर लड़ गई, तो वो मसला ही अलग है। लेकिन बीजेपी क्यों उस लकीर पर नहीं जाना चाहती है? बीजेपी को पता है कि अगर ये चीज हुई तो हमारे पक्ष में माहौल नहीं बन पाएगा। मंदिर मस्जिद का मसला सबसे सटीक मसला है, देश के इतिहास को जानने का मसला है, धर्म को संरक्षित करने का मसला है। इन सब के अलावा हिंदू मुसलमान में अगर इस तरीके से राजनीति की लकीर खींची जाएगी, जो 1947 में भी खींचे गए थे, दंगे हुए थे, महात्मा गांधी चले गए थे पश्चिम बंगाल, और जिस वक्त आजादी का दौर चल रहा था तब से लेकर अब तक है, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, उस चीज को जितना जिंदा रखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान होगा। तो इन मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल लाइव सेशन में इतना ही, और आप देखते रहिए लाइव टाइम्स, तमाम खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।